तो वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी मिसलिनियस सीरीज में, जहां आज हम इकोनॉमी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आज पार्ट 2 में मैं आपके साथ इरिगेशन और कुछ मिनरल्स और कुछ इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एक बार आपका इसे गो थ्रू करना बड़ा ही ज़रूरी है, सो दैट जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आपको ईजीली उसका आंसर आप दे सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज मेरे साथ इकोनॉमी का पार्ट 2 इन माई मिसलिनियस सीरीज ऑफ J&K GK। फाइन, तो आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो इरिगेशन में टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, यहाँ लिखा है कि J&K इज डिवाइडेड इनटू 2 हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स। फाइन, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही राइज होता है कि ये हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स है क्या हैं। ठीक है, तो जब भी पानी, एक्चुअली इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सब सरफेस। सब सरफेस से मेरा मतलब धरती के नीचे से कैसे पानी मूव कर रहा है, इतने पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल यूनिट्स। फाइन, तो ये 2 यूनिट्स में डिवाइड है, दैट इज आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स। इन माई अर्लियर वीडियोज दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, सो एक तो ये आ गया इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स और दूसरा हमारा आ गया कश्मीर वैली में। ठीक है, अब कौन कौन से फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन है जो हम यूज करते हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर में, वो पढ़ना जरूरी है। अब इरिगेशन का पार्ट पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि इरिगेशन, एक्चुअली इरिगेशन है क्या है, अगर मैं आपको इरिगेशन बताऊं, इरिगेशन का मतलब है कि अपनी फील्ड्स को, सपोज ये मेरी फील्ड है, ये कोई राइस लगा है, जब भी हम अपनी फील्ड को कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करते हैं, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पर्टिकुलर क्रॉप्स को पर्टिकुलर पानी चाहिए होता है, वाटर सप्लाई चाहिए होती है। तो उस वाटर सप्लाई को हम जब कंट्रोल्ड वे में अपनी फील्ड्स में सप्लाई करते हैं, उसे कहा जाता है इरिगेशन, पानी सप्लाई करना, पर कैसे, एक कंट्रोल्ड अमाउंट में। फाइन, इतना पता चल गया। अब आपको मैंने बताया था कि ऑलरेडी हमारे मानसून जब हिट करते हैं तो इंडिया में बड़ी बारिश होती है, बारिश होती है तो पानी गिरता है, पानी गिरता है जो हमारी क्रॉप्स के लिए यूज़फुल होता है। पर ऐसे कई एरियाज होते हैं जहाँ पे हम अपनी खेती करते हैं पर उतना सफिशिएंट पानी उन एरियाज को नहीं मिलता। तभी हमने क्या किया है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन को अडॉप्ट किया है ताकि सूखा ना रह जाए, कि हमारा अनाज उतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में उगता रहे जितना हमारे लोगों को चाहिए, और अगर एक्स्ट्रा भी उग जाए तो वो अनाज हम बाहर बेच के पैसे कमा के अपनी स्टेट की यूटी की जीडीपी को, वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है इरिगेशन की। अभी जम्मू कश्मीर में इतनी ज़रूरत तो नहीं है, पर पंजाब, अगर आप पंजाब की बात करें, अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात करूं, तो वीट प्रोडक्शन हो चाहे राइस प्रोडक्शन हो, पंजाब ऑलवेज स्टैंड्स एज नंबर 2। बट अपार्ट फ्रॉम द थिंग दैट पंजाब में तो बारिश का नामो निशान ही नहीं होता इतना, जितनी इन क्रॉप्स को चाहिए इंडिया में नंबर 2 होने के लिए। तो पंजाब में मोस्टली क्या की जाती है, इरिगेशन की जाती है। यही कुछ हम जम्मू में भी अप्लाई करते हैं। और किस किस तरह से ये अप्लाई की जाती है, किस किस तरह से अप्लाई की जाती है इरिगेशन की, हमारी क्रॉप्स जो उगा रहे हैं उनकी ग्रोथ सक्सेसफुल हो जाए और हम उनको जब बेचें, कंज्यूम भी करें, तो हमारी इकोनॉमी भी बूम हो। फाइन, वही पढ़ना है आज हमने। तो सबसे पहले हमारे पास कैनल इरिगेशन। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई कैनल इरिगेशन होता क्या है। कैनल जो होते हैं, जो कैनल होता है वर्ड, इससे मतलब होता है दे आर इंजीनियर्ड चैनल्स, या कह लो ये मैन मेड चीजें होती हैं। मैन मेड चीजों का मतलब है हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से कहीं पे, सपोज ये कोई एरिया है, इस एरिया को डिग करके खाली कर देते हैं। उसके बाद जब पीछे से वाटर सप्लाई करते हैं तो ये पूरा एरिया पानी से भर जाता है। फिर इसके ऊपर चाहे आप किश्ती चला लो, ठीक है ना, चाहे आप किश्ती चला लो, चाहे किसी आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्टेशन में चीज़ों को यहाँ से यहाँ भेजो, तो वो भी पॉसिबल हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये सब कैसे हुआ, हमारे अपने तरीकों से, इंजीनियर्ड चैनल वेज या फिर मैन मेड, दैट इज ह्यूमन मेड। जब भी आपको छोटी नदी नाला कोई मिले तो उसको आप कैनल कह सकते हो। फाइन, तो कैनल इरिगेशन में क्या है,
यही मैंने आपको बताया कि कैनल इरिगेशन होती क्या, ह्यूमन मेड होती है, मतलब हमने खुद ही कैनल्स बनाए हुए हैं। कैनल्स ज़्यादातर हम वहाँ बनाते हैं जो रिवर्स पेरिनियल होती हैं, जिनका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, तो उनके पानी को हम एक चैनल दे देते हैं कि हम ये रास्ता बनाएं, इस रास्ते से ही ये पानी जाएगा। और हो सकता है रास्ते में वो रास्ता किसी एग्रीकल्चर फील्ड को पानी सप्लाई कर रहा हो, या फिर वो हम यूज़ करें ट्रांसपोर्टेशन में, एक जगह से सामान उठा के दूसरी जगह ले जाना हो। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो हमारी रिवर्स हैं, 4 प्रोमिनेंट रिवर्स ऑफ JNK, रावी, चेनाब एंड झेलम एंड इंडस, इन सबको ऑलरेडी नेशनल वाटरवेज घोषित कर दिया गया था 2018 में। तो इसीलिए किया था क्योंकि चैनल्स के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या हुआ, ईजी हो गया। इन्हीं सब मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं कैनल। और इरिगेशन का मतलब आपको पता ही है कि कैनल इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स, दैट इज फॉर सप्लाइंग वाटर टू माय फील्ड। ओके, तो कैनल इरिगेशन में आपने पढ़ा दैट इज कैन बी यूज्ड वेयर सॉइल्स आर सॉफ्ट। कहाँ हो सकती है, जहाँ सॉइल सॉफ्ट है, एंड कैन बी इजिली डग। सॉइल सॉफ्ट होगी तो हम उसे इजिली डग कर लेंगे, मतलब खोद देंगे खड्डे को ऐसे खोदेंगे कि पूरा का पूरा चैनल बना देंगे, ठीक है। उसी कैनल को क्या कहते हैं हम, फिर कुल भी कहते हैं। हम उसको कहते हैं कुल कश्मीरी में, और लद्दाख में इसको मयूर कहा जाता है। ओके, अब झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्नो फेड, दे सप्लाई कंटिन्यूस वाटर टू कुल। इसका मतलब है कि ये रिवर जो है वो पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब ये है कि इसमें हमेशा पानी रहता है, क्योंकि ग्लेशियर से पीछे पानी हमेशा पिघलता रहता है। तो जो वेरीनाग स्प्रिंग है उसमें पानी आता रहता है, और वो आगे सप्लाई करके झेलम में कंटिन्यू पानी देता रहता है, जिसकी वजह से झेलम कभी सूखी नहीं पड़ती। फाइन, तो अगर झेलम सूखी नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियसली झेलम से जो हम कैनल निकालेंगे वो भी सूखे नहीं पड़ेंगे। इसीलिए ये लिख रहा है कि झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर स्नो फेड, दैट इज दे सप्लाई कंटिन्यूस वाटर टू द कुल। कुल का मतलब कैनल ही है, कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज जस्ट अ नेम इन कश्मीरी। फाइन, चलते हैं आगे। हमारा दूसरा मेथड ऑफ इरिगेशन इज लिफ्ट इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है बच्चों, यार तो बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको शिफ्ट करने में। लिफ्ट का मतलब लिफ्ट करना किसे चाहते हैं हम पानी को लिफ्ट करना चाहते हैं। पानी को लिफ्ट कैसे किया जाता है, सपोज ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरी ग्राउंड सरफेस है, और कहीं 20-30 मीटर नीचे, 20 या 30 मीटर नीचे पानी है, धरती के नीचे पानी है ना, दूसरी लेयर। फाइन, ये अंडरग्राउंड वाटर लोकेशन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लगाते हैं मोटर यहाँ पे, सपोज ये मेरी मोटर है, जिसे फिजिक्स में आप डायनामो के नाम से जानते हैं शायद। ओके, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हम मोटर से क्या करते हैं, एक पाइप लगाते हैं, बड़ी वाली पाइप, ठीक है। इस मोटर को बिजली का कनेक्शन देते हैं। फाइन, और फिर ये क्या करती है मोटर, जैसे ही मोटर घूमती है यहाँ से सारा पानी सक करती है, और यहाँ से सारा आउटलेट बाहर आ जाता है। अब इट्स योर चॉइस, या तो आप ये आउटलेट सीधा फील्ड्स में ले जाओ अपने, जहाँ आपके पास एग्रीकल्चर की फील्ड्स हैं, या तो क्या किया जाता है, कोई आर्टिफिशियल टैंक बना दिया जाता है जिसमें ये सारा पानी जाके फिर ये मोटर फीड कर देती है। तो इस तरह का मेथड, जब हम कोई मोटर लगा के 20-30 फुट नीचे के धरती के पानी को खींच के ऊपर ले आते हैं, जैसे यूजुअली हैंड पंप से भी पानी ऊपर आता है, आपने देखा होगा, या सबमर्सिबल पंप्स लगे होते हैं कई लोगों के घर पे, वो भी पानी को सक कर लेते हैं। वही मेथड यहाँ अप्लाई किया जाता है, एक मोटर लगाई जाती है जो क्या करती है, 20-30 फुट नीचे धरती से पानी सारा खींच के, या तो डायरेक्टली फील्ड में, आइदर डायरेक्टली टू द फील्ड और टू अ सेवियर टैंक में पानी पहुंचा दिया जाता है। बाद में ये पानी फिर यूज हो सकता है किसी एग्रीकल्चरल फील्ड को सप्लाई देने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अवर क्रॉप्स। फाइन, इतना पता चल गया, ठीक है। हमने पढ़ लिया लिफ्ट इरिगेशन क्या होती है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, पंपिंग वाटर टू अ हायर लेवल्स एंड देन कैरिंग इट टू द फील्ड। सो मैंने आपको बता ही दिया सारा प्रोसीजर क्या होता है, तो अब टेंशन वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा लीवर इरिगेशन, ठीक है। ये सारे तरह के इरिगेशन जितने भी हैं ऑलरेडी हमारे श्रीनगर में या जम्मू में यूज किए जाते हैं, तभी ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लीवर इरिगेशन में क्या है, लीवर इरिगेशन में एक्चुअली 2 तरह की इरिगेशन रहती हैं, ठीक है। लीवर में 2 तरह के पार्ट रहते हैं, एक को हम बोलते हैं राहत, फाइन, एक को हम बोलते हैं
ये दो सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। जिसमें राहत सिस्टम क्या होता है, अब ये लीवर इरिगेशन है, मतलब लीवर है वो कोई व्हील है। हम क्या करते हैं, एक ऐसे कोई व्हील होती है, ठीक है, चक्का होता है, बहुत बड़ा चक्का रहता है ये, ठीक है। इस चक्के के सारे साइड्स पे क्या होता है, कोई बाल्टी टाइप लगा दी जाती है। सपोज ये कोई बाल्टी लगाई हुई है, ठीक है, ये फिक्स्ड होती है बाल्टी टाइप। और सपोज ये कोई यहाँ से कोई दरिया चल रहा था पानी वाला, ठीक है, ये पानी यहाँ से आ रहा था सपोज, फाइन। अब ये क्या करते हैं लीवर सिस्टम से, इसके एक्सल को सपोज जोड़ दिया मैंने एक और एक्सल से, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया, इसके साथ मान लो कोई गाँव है, कोई काऊ है, ठीक है, मुझे इतना प्रॉपर काऊ ड्रॉ नहीं करनी आती। मान लो ये कोई काऊ है, तो ये काऊ क्या करती है, इस चक्के के आगे यहाँ इस डायरेक्शन में घूमती है, जिसकी वजह से ये लीवर घूमता है, ये लीवर घूमता है, तो ये लीवर घूमता है, फाइन। जब ये लीवर घूमता है, अब ये जो होता है ये ज़्यादा नीचे नहीं होता, ये इसके 1 या 2 फुट तक लगाया जाता है, ठीक है। जैसे ये लीवर घूमता है तो ये पानी जो है इस बाल्टी में कलेक्ट होता है। फिर ये पानी क्या होता है, जैसे ये सपोज इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये पानी कलेक्ट हुआ और ये पानी कहीं यहाँ गिरा, ठीक, यहाँ से रास्ता बनाया जाता है आगे टू अवर एग्रीकल्चर फील्ड। अल्टीमेटली पानी कहाँ पहुँच जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड। कुछ ऐसा सिस्टम रहता है। तो लीवर इरिगेशन में क्या होता है, किसी काऊ या किसी जानवर को बांध कोई एक्सल घुमाया जाता है, या बिजली से भी घुमा सकते हैं। एक्सल क्या करता है, बड़े व्हील को घुमाता है, जिसके ऊपर पानी की बाल्टियाँ सी होती हैं, या कप से या कैंप से होते हैं, जो पानी उठा के बाहर फेंक रहे होते हैं, यहाँ से पानी उठाया फिर यहाँ बाहर फेंक दिया, और जो बाहर है वहाँ पे पानी का एक रास्ता बनाया जाता है ढक करके, जो सीधा कहाँ जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड में जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी फील्ड को पानी सप्लाई किया जाता है। ये सारे गाँव के ज़्यादातर तरीके होते हैं, ठीक है। इसकी मेन बात क्या है, देखो, इट इज़ अवेलेबल एट डेप्थ ऑफ 1 और 2 मीटर्स, ठीक है, ये फुट की जगह मीटर कर लो। अवेलेबल एट द डेप्थ ऑफ 1 और 2 मीटर्स, मतलब ये दरिया जा रहा था, इसके 1 या 2 मीटर नीचे मैंने ये व्हील लेके आया और अपने व्हील को चला के एक्सेल के थ्रू इस पानी को अल्टीमेटली कहाँ पहुँचा दिया, सपोज यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड है तो यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है, फाइन। और दूसरा सिस्टम मैंने आपको बताया ढोकली सिस्टम। ढोकली सिस्टम क्या है, बड़ा सिंपल सा है। कोई कुआं रहता है, अब आपको पता है अगर कोई वेल है तो उसमें तो पानी होएगा ही, ठीक है। ये वेल है, ये मेरी फील्ड है, या ये मेरा ग्राउंड लेवल है। इस वेल में क्या किया जाता है, सपोज ऐसे एक पेड़ बनाया जाता है, इस पेड़ के अक्रॉस एक लॉग ऑफ वुड रखी जाती है, जिसे एक लड़का पकड़ता है या बंदा पकड़ता है, व्हाटएवर। इसके साथ लगी होती है भैया जी बाल्टी, जो अंदर तक जाती है, ठीक है, पानी की बाल्टी। जैसे ही ये ढील देता है, इस धागे की बाल्टी नीचे जाती है, फिर जैसे ही ये लकड़ को नीचे की तरफ खींचता है तो बाल्टी ऊपर आ जाती है। जैसे ही बाल्टी ऊपर पहुंचती है, यहाँ एक और बंदा खड़ा रहता है, वो बाल्टी उठाता है, पकड़ता है, सपोज ये मेरी एग्रीकल्चर फील्ड है, वो बाल्टी उठाता है और उसको यहाँ से पलटा देता है, जिसकी वजह से पानी अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाता है, ऐसे स्लोप होती होगी, अल्टीमेटली पानी कहाँ पहुँच जाता है, मेरी एग्रीकल्चर फील्ड में पहुँच जाता है। तो आपने देखा लीवर इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, या तो राहत सिस्टम फॉलो किया जाता है जे&के में, या ढोकली सिस्टम। दोनों गाँव के सिस्टम में ज़्यादातर बेसिकली गाँव में ये क्या बोलते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें राहत सिस्टम है और ढोकली सिस्टम है। ढोकले में वो पानी कुएं से खींचते हैं, पानी जहाँ पानी ऑलरेडी होता है। वही बात है अंडरग्राउंड वाटर को किस तरह से ऊपर लाना, तो वो कोई देसी जुगाड़ करके लाते हैं। लॉग ऑफ वुड यूज़ किया, कैंटिलीवर ब्रिज बनाया, जब पुल किया तो पानी ऊपर आ गया, है ना। और दूसरे बंदे ने बाल्टी उल्टी की तो पानी नीचे गिर गया। वो पानी गिरते 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 हमारी एग्रीकल्चर फील्ड तक चला जाता है। वो वैसे ही स्लोप ऑलरेडी उनकी डिज़ाइन की होती है। कितना पता चल गया। और दूसरा हमारे पास था राहत सिस्टम, जिसमें एक बड़ी व्हील यूज़ की जाती है। फाइन, कभी पूछ सकते हैं कि जो बड़ी व्हील यूज़ करते हैं वो कौन से सिस्टम में यूज़ की जाती है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड्स इट इज़ यूज्ड, ओके। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो एटलीस्ट सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवरीथिंग वी स्टडी, है ना। कुछ भी ऊपर से नहीं पढ़ना, थोड़ा सा डीप तो जाना ही पड़ेगा, इसीलिए हमें अच्छे से नॉलेज भी होगी, समझ भी आएगी। और इससे क्या होता है, चीज़ें ना लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सकते हैं हम। मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है और मैं भी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सकता हूँ। तो मैं आपको वही मेथड या वही तरीके बताता हूँ जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें अच्छे से फिट हो जाएँ और आपको पेपर में ये हेल्पफुल हो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा टैंक इरीगेशन। तो टैंक इरीगेशन क्या है, टैंक इरीगेशन में कुछ नहीं है यार, एक टैंक लगा दो बस, कि पानी किस तरह से टैंक में सेव कर रहे हैं।
इस टैंक में पानी सेव कर रहे हैं। हो सकता है ये पानी जो है बारिश से जो पानी गिरा उसको टैंक में सेव कर दिया, टैंक इरिगेशन होगी। या क्या कर सकते हैं, या फिर मड के बैरियर बनाते हैं। ये मड के बैरियर बनाते हैं बड़े बड़े किसी एरिया में, ये बड़े बड़े बैरियर जैसे जो बन्नी बनाते हैं, जिससे हम हिंदी में बन्नी बोलते हैं भाई, बन्नी बना दी पानी रोकने के लिए। अब पानी जैसे ही गिरेगा इस पर बारिश का पानी, ठीक है, तो ये पानी यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, बन्नी बनी है तो पानी बाहर जाएगा नहीं। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, ये एक रिजर्वायर बना रहे हैं, ठीक है, ये एक रिजर्वायर बनाते हैं। रिजर्वायर एग्जैक्टली क्या होता है हम आगे पढ़ने वाले हैं, सारे हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली रिजर्वायर बना देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम। या फिर कोई आर्टिफिशियल सीमेंट का टैंक भी बनाया जा सकता है किसी एरिया में, या कोई एरिया ऐसा हो जहाँ पे कोई स्विमिंग पूल टाइप बना दें और उसमें पानी जमा कर रहे हैं, सो दैट जब सूखा वाला सीजन आए, रेनी सीजन में तो ज़रूरत नहीं है, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, उसके बाद इमीडिएटली जब सूखा पड़े या सूखा सीजन आए, जब पानी की कमी हो, तो हम इसी पानी को कहाँ ले जाएं, अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में जहाँ हमने अपने क्रॉप्स को लगाया और वो पानी से फेड हो जाए। ये इसका मेन प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो इसमें रिजर्वायर यूज़ करते हैं, बन्नी बनाते हैं मिट्टी की, ऐसा भी हो सकता है, सिंपल टैंक भी हो सकता है, आर्टिफिशियल टैंक भी हो सकता है। और ज़्यादातर इंडिया में ये जो मेथड है सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। आपको पता जो साउथ वेस्ट मानसून है वो तमिलनाडु को हिट नहीं करता, फाइन, उसके रीजंस है कुछ, इंडियन मानसून में आपने पढ़ा होगा। इसीलिए तमिलनाडु ने क्या जुगाड़ लगाया, उसने जुगाड़ लगाया टैंक इरिगेशन सिस्टम का। ऐसा ही कोई जुगाड़ जम्मू कश्मीर में भी लगाते हैं कई रीजन्स पे, सो दैट अगर उस एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे पानी नहीं है तो वो टैंक का पानी हम यूज़ कर लें, ठीक है। और उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। तो ये था हमारा टैंक इरिगेशन सिस्टम। हमने पढ़ लिया कि इरिगेशन का क्या यूज़ है, इरिगेशन क्या होती है, इरिगेशन से क्या फ़ायदे हैं, कैसे हमारी क्रॉप्स ग्रो करेंगी, इरिगेशन से उसको फुल ग्रोथ मिलेगी। और अगर फुल ग्रोथ मिल गई, क्रॉप्स हैप्पीली ग्रो करके अच्छी क्रॉप हुई, अच्छा अनाज आया, तो हम खुद तो खाएंगे ही, अपने लोगों को तो बांटेंगे ही, लेकिन हम बाहर भी उसको बेचेंगे। और जैसे ही बाहर बेचेंगे हमारी स्टेट की इकोनॉमी बूम करेगी, जीडीपी बूम करेगी। और यही सारा कंसेप्ट है जिसकी वजह से मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। फाइन, बता दिया मैंने आपको कश्मीर वैली में कैनल इरिगेशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है बता दिया। लिफ्ट इरिगेशन क्या होती है, लीवर इरिगेशन क्या होती है, टैंक इरिगेशन क्या होती है, चारों तरह की इरिगेशन मैंने बता दी हैं। अब चलते हैं आगे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैनल्स हैं कश्मीर में, ये थोड़ा रट्टे वाला कॉन्सेप्ट है, रट्टा मारना ही पड़ता है इसमें क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। अपने टाइम पे मैंने भी इसमें रट्टा ही मारा हुआ था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कैनल है हमारा, उसका नाम है मारतंड कैनल। अगर आपको क्वेश्चन आया तो विच इज द ओल्डेस्ट कैनल इन कश्मीर, द आंसर वुड ऑलवेज बी मारतंड कैनल। फाइन, इसकी खासियत क्या है, ये बड़ा लंबा है, 50 किलोमीटर लंबा कैनल है ये। कैनल मतलब कि आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग से कोई खड्डा खोद के कोई नदी की जैसी चीज़ बनाई है, और वो कितनी लंबी बना दी है, 50 किलोमीटर। और ये पानी कहाँ से लेता है, लिद्दर से लेता है। लिद्दर रिवर 2 रिवर से बनी है, शीशनागन, काला हुई, ठीक है, और फ्रॉम लिद्दर रिवर एट गरीशपुरा। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं नूर कैनल। नूर कैनल 13 किलोमीटर लंबा है, पहला पॉइंट। ये झेलम से अपना पानी लेता है। अब ये याद रखना पड़ेगा कि नूर कैनल किससे पानी ले रहा है, झेलम से। मतलब झेलम के अक्रॉस, अगर ये मेरी झेलम जा रही है, झेलम के अक्रॉस अगर मैंने कोई कैनल बिल्ड किया किसी पर्टिकुलर फील्ड को फेड करने के लिए, सपोज ये झेलम रिवर है, ऐसे चलती है यहाँ से यहाँ, कश्मीर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, रिवर्स ऑफ J&K में मैंने ये डिस्कस किया है आपके साथ। तो सपोज अगर ये झेलम रिवर है बड़ी वाली, इसमें से छोटी सी एरिया मैंने यहाँ से निकाला, क्योंकि मेरी यहाँ कहीं एग्रीकल्चर फील्ड थी जिसे मैंने पानी पहुँचाना था। फाइन, तो ये झेलम का पार्ट हुई, झेलम ने इसको कॉन्टीन्यूसली फेड किया होगा पानी को, कहीं जाके वापस से झेलम से ही मिल जाएगा आगे जाके, पानी वेस्ट नहीं होता है। ओके, तो नूर कैनल में क्या है, इट इज 13 किलोमीटर लॉन्ग कैनल। फाइन, टेक्स वाटर फ्रॉम झेलम, फ्लोज इनटू देन वूलर लेक एंड इट वाज बिल्ड बाय सूया। अब सूया, ये हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की, वहाँ आएंगे, इनका नाम आएगा। ही वॉज एन हिस्टोरियन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट इज ज़ेवागीर कैनल। तो जो मधुमती रिवर है वहाँ से ज़ेवागीर कैनल अपना पानी लेता है। मतलब ज़ेवागीर कैनल का जो सोर्स हुआ, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ज़ेवागीर कैनल, ऑप्शंस वुड बी 4, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी मधुमती रिवर। फाइन, इट फ्लोज थ्रू बांदीपुरा, बांदीपुरा से चलता है और वूलर के बैंक पे चलता रहता है एट सोनावरी। देन नेक्स्ट इज जरकुल कैनल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैनल बिकॉज इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ ज़ियानुल आबिदीन, ही वॉज ए किंग
फाइन, वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ JNK, हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा नहीं तो ये लेक्चर बड़ा लंबा हो जाएगा। टेक्स वाटर फ्रॉम नाला सिंध एट प्रांत, ओके, सिंध नाला से अपना पानी लेता है और किसके टाइम पे बना था, ज़ियानुल आबिदीन के टाइम पे, फाइन, जो मुगल पीरियड चल रहा था हमारे जम्मू कश्मीर में, तब की बात है। फिर नंदीकुल कैनल कब बना, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ अवंती वर्मन, ठीक है, अगेन अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इट इज़ अबाउट 30 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड इरीगेट्स द एरिया ऑफ अनंतनाग। तो जो ऐसा कौन सा कैनल है जो प्रोमिनेंटली अनंतनाग के एरिया को इरीगेट कर रहा है, वहाँ पानी पहुँचा रहा है वहाँ की फील्ड्स के लिए, वहाँ की क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, तो वो कौन सा है हमारा, दैट इज नंदीकुल कैनल, ओके। अब आउटर जम्मू रीजन में जो इरीगेशन होती है वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है रणबीर सिंह कैनल, इट टेक्स वाटर फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ चेनाब, ओके, यूज्ड इन जम्मू एज वेल एज इन आरसपुरा, दैट इज वाई आरसपुरा में जो पानी इंपॉर्टेंट की है वहाँ पे राइस बड़ा ज़्यादा उगता है और वहाँ का राइस वर्ल्ड फेमस है, आपको पता है बासमती राइस, ऑलरेडी आई हैव टॉट यू दैट। और वो जो पानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि राइस का वाटर कंटेंट उसको बड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, जो पूरा का पूरा मानसून फीड नहीं कर पाता, तो हमें इरिगेशन करनी पड़ती है, मतलब आर्टिफिशियल चैनल या किसी भी सप्लाई के थ्रू वहाँ पे पानी पहुँचाना पड़ता है राइस को, तभी वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो उसके लिए कौन सा कैनल है हमारे पास, दैट इज रणबीर सिंह कैनल, takes water from river Chenab, very important, and used in Jammu and Araspura, I told you why, and was constructed by Maharaja Pratap Singh, okay। Then we have Ravi Tavi irrigation canal, ठीक है, ये ग्रेविटी कैनल है, ग्रेविटी कैनल से कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेविटी का मतलब यही है कि सपोज नदी यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, उस जगह की ढलान ही ऐसी है, ढलान ही ऐसी है, फाइन। ये आपको कैसे समझाऊँ, रुको, सपोज जैसे ये अगर इंडिया है मेरे पास, है ना, आपको पता है जो इंडिया में आपको पता है कि जितने भी ये वाली रिवर्स हैं जो इस एरिया से हैं मोस्टली, उनकी ढलान ऐसे है एरिया की, तो वो सारी जाके बे ऑफ बंगाल पे गिरती हैं, ठीक है, और इस साइड की रिवर्स की ढलान कुछ ऐसे है, वो जाके यहाँ गिरती है, पर हमेशा ढलान से नहीं होता। फॉर एग्जांपल जो नर्मदा रिवर है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी दैट द रिवर फ्लोज दिस साइड, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी, उसकी वजह नहीं है कि नर्मदा यहाँ गिरती है, उसकी एक और वजह है, इट इज़ रिफ्ट वैली। खैर उस पर नहीं जाते हैं, मैं आपको ये समझाना चाहता था कि यहाँ का पानी जितना भी है रिवर्स का, चाहे कृष्णा रिवर है, चाहे फिर यहाँ पे गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है, नीचे की रिवर्स हैं, वो सारी पानी अपना कहाँ देती हैं, जाके बे ऑफ बंगाल में, अल्टीमेटली वहाँ चली जाती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है। टोपोग्राफी का मतलब वो एरिया ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, मतलब ये वाला डाउन है, ये वाला ऊपर है, जब ये डाउन है, ये ऊपर है, तो पानी यहीं गिरेगा ना, फाइन। तो वैसे ही मैं आपको समझाना चाहता था ग्रेविटी कैनल्स के हैं। ग्रेविटी का मतलब यही है, सपोज ये कोई रिवर जा रही है तो इसका फ्लो रिवर का है ही इस साइड है, तो पानी ने नीचे ही आना है ना। अगर मैं यहाँ से कोई कैनल जनरेट कर दूँ तो मुझे पानी को पंप करने की ज़रूरत नहीं है, पानी ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से जैसे यहाँ पे यहाँ आई, यहाँ आने वाली है, ओके। सो दिस इज़ ग्रेविटी कैनल, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अब आपके लिए मैंने एक चार्ट बनाया छोटा सा खुद से, जिससे आप फटाफट ही रट्टा ही मार लो, इसको याद ही कर लो किसी तरह से, क्योंकि बड़ा ही ज़रूरी है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भाई बताओ ये जो कैनल है इसका सोर्स क्या है, ये कैनल है इसका सोर्स क्या है। तो उस सब के लिए मैं आपके साथ ये चार्ट लेके आया हूँ, याद आपको ही करना है। शकफुल कैनल है, उसका सोर्स है नाला सिंध, फाइन। शरबकुल कैनल, अगर इसमें मैं डीप पे चला जाऊँ ना, बड़े इसको पढ़ाना स्टार्ट दूँ, कौन सा कैनल कहाँ से निकला, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, वो कुछ केएस वाली बातें हो जाती हैं, वो हमने करनी नहीं है, बिकॉज वी आर ओनली कन्फाइंड टू JKSSB। दैट इज वाई सम थिंग्स नीड टू बी रिमेंबर्ड डायरेक्टली, नॉट गोइंग इन टू द डेप्थ ऑफ इट, सो दैट यू कुड सेव योर टाइम एंड एनर्जी, फाइन। सो ये कैनल था शकफुल कैनल, सोर्सेज नाला सिंध। शरबकुल कैनल, सोर्सेज हारमन लेक। जैवागीर, जैरी वगीर नहीं है, इट इज जैवागीर, ओके। जैवागीर कैनल, सोर्सेज रिवर मधुमती। ऋषिपोरा कैनल, सोर्सेज रिवर विशब। ददीकुल कैनल, सोर्सेज नाला लिदर। जरकुल कैनल, सोर्सेज नाला सिंध। सिंध वही रिवर है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, जो गांधरबल के पूरे एरिया में साथ साथ, गांधरबल के साथ साथ शोर के साथ चलती रहती है, फाइन। तो उसका जो कैनल है वो जरकुल कैनल है, फाइन। जैनापुर विशव, अवंतीपुर नाला लिदर एंड नदीकुल विच इज फीडिंग द एरियाज ऑफ अनंतनाग, सो नाला अनंतनाग, फाइन। आप कोई लॉजिक बना के इसको प्लीज याद कर लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में आपने स्क्रीन पे देख ही ली है, बड़े ही ज़्यादा क्रिस्प से शॉर्ट से आपके साथ लेके आया हूँ नोट्स में, सो दैट आप उसको फटाफट देखो और याद कर लो। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या है एक्चुअली, इसमें आ जाती हैं हमारी कैटल्स, बुफेलोज, गोट्स, शीप्स, ठीक है। ये सब हमें क्या दे रही है, यहाँ से हमें मिल्क भी मिल रहा है, ठीक है। बुफेलो गोट से मिल्क मिल रहा है, शीप से क्या मिल रहा है, ऊन मिल रही है, पोल्ट्री से अंडे जो हम खाते हैं, फाइन। कैटल से भी, कैटल को हम पहले तो कंज्यूम भी कर लेते हैं पूरा का पूरा, या फिर इनका दूध भी बिकता है, फाइन। तो ये सब जो बिकता है वो हमारे लोगों में बांटा जाता है, ठीक है, हमारे लोगों में बांटा जाता है, हम लोग इसे यूज़ करते हैं। और यही सब चीज़ें सपोज JNK के लोग यूज़ कर रहे हैं, यही सब चीज़ें अगर अबंडेंट में हमें मिल जाएं तो हम क्या करेंगे, हम उसे बाहर भी बेच देंगे। तो हमारा तो पूरा हो गया इससे रिक्वायरमेंट, तो मतलब हमारी इकोनॉमी सेटिस्फाई होगी, मतलब हम सेटिस्फाई है कि हमें हर चीज़ प्रॉपर मिल रही है। हर चीज़ प्रॉपर मिलने का मतलब है ज़्यादा महंगी नहीं है, दूध का रेट भी अच्छा है, ज़्यादा महंगा नहीं है। देखो अगर गायें कम होगी तो दूध की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दूध तो उतना ही चाहिए लोगों को जितना मार्केट में है, या जितना हमारे पास घर हैं दूध सप्लाई करने के लिए, उतना दूध तो चाहिए। लेकिन अगर गायें ही कम हो गई या दूध जो गायें दे रही है उसकी क्वांटिटी ही कम हो गई, तो हम अपनी ज़रूरत कैसे पूरी करेंगे? फिर हमें या तो बाहर से लाना पड़ेगा या और कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अल्टीमेटली वो सब क्या करेगा, दूध के रेट को हाई कर देगा मार्केट में, ठीक है। तो दूध महंगा मिला। वैसे सपोज जो हम अंडे खाते हैं, जैसे आज 160 रुपये अंडे की ट्रे है, अगर ये अंडे बल्क में पोल्ट्री फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं, सफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका जो रेट है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बल्क में है। तो जो बेच रहा है उसको भी नुकसान नहीं है, जो खरीद रहा है उसको भी नुकसान नहीं है, तो एक मिनिमल से प्राइस में ये चीज़ें बिक रही हैं। पर कल को सपोज पोल्ट्री फार्म कम हो जाते हैं या सपोज कोई बीमारी आ जाती है, बर्ड फ्लू टाइप हो जाता है कुछ, तो यही अंडे जो मार्केट में है उसके उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो अंडे हैं मार्केट में कम हो जाएंगे। तो जो सही वाले अगर अंडे आपको लेने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली उनका रेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इकोनॉमी सफिशिएंट है हमारी, उससे मेरा मतलब है कि हमें मिनिमल प्राइस में वो चीज़ अवेलेबल हो रही है हमारी ही स्टेट में, जो ना ज़्यादा महंगी है और ना हमें चुभ रही है खरीदते हुए, और हमारी ज़रूरत भी पूरी हो रही है, हमारी इकोनॉमी भी सेटिस्फाई हो रही है। पर अगर वही चीज़ें अबंडेंटली मिलने लगे, अब बस कमेंट आएंगे स्पेलिंग गलत लिख दिया सर जी आपने। अब वही चीज़ें जब अबंडेंट में मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी हमें, तो क्या होगा, हम उसको बाहर भी बेचेंगे। हो सकता है हम पंजाब की डिमांड को भी पूरा कर दें, हिमाचल प्रदेश में ज़रूरत पड़ी है वहाँ भी भेज दें, ठीक है, और नेबरिंग स्टेट्स में भेज दें। उससे क्या होगा, ये स्टेट्स हमें पे करेंगी उसके लिए, हमें मतलब हमारी सरकार को। फिर जो पे करेंगी, जो पैसा वहाँ से इकट्ठा होगा वो हमारी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा। मतलब अल्टीमेटली हमारी GDP या हमारी इकोनॉमी और बूम करेगी, और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी, फाइन। इसीलिए ये टॉपिक्स बड़े ही ज़रूरी हैं इकोनॉमी में पढ़ने के लिए, फाइन। बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इकोनॉमी में डिस्कस करें। तो वही है, यहाँ पे कैटल, बफेलो, गोट, शीप, पोल्ट्री अबंडेंट पाई जाती है, जिससे मीट मिलता है, फाइबर मिलता है, मिल्क मिलता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। मिल्क से तो वैसे ही 4-5 प्रोडक्ट्स हम मिल्क से बना लेते हैं, फिर आप फाइबर से कितना कुछ बनाते हैं, मीट से कितना कुछ, कितनी वैरायटीज़ बन सकती हैं, है ना। हम वूल से ऊन बनाते हैं, फिर उसके बाद हम शॉल्स बनाते हैं, ये कई तरह के शॉल्स भी हम इन शीप से बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको ये अपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ाया, फाइन। आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद अगर शीप एंड याक पॉपुलेशन की बात करें, ये स्पेशली मैं लेके आया था बिकॉज इसमें JKSS भी बड़ा फोकस करता है और बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या है, शीप ब्रीड्स है हमारे पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे भद्रवाही, पुंछी, राम बलोट, ये जम्मू की प्रोमिनेंटली है, कारनाथ एंड गुरेज जो बिलोंग करते हैं कश्मीर को, छंगदंकी जो लद्दाख में, जिससे हमने पश्मीना का शाल बनाया था, ठीक है। ऑलरेडी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है इनके बारे में। तो अब नाम देख लो कौन कौन सी शीप ब्रीड्स हैं प्रोमिनेंट यहाँ पे, भद्रवाही, पुंछी, राम बलोट, करनाथ, गुरेज, कश्मीर, छंगथंग जो कि लद्दाख में है, फाइन। अब इनकी जो रैंक है ना, ये 3-4 बार JKSS ने पूछ लिया और बड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि 19th सेंसस के हिसाब से अलग है और वही चीज़ 20th सेंसस के हिसाब से अलग है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि शीप पॉपुलेशन में इंडिया का रैंक क्या है, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर तब तक नहीं देना जब तक आपको ये नहीं बताया कि वो कौन से सेंसस के अकॉर्डिंगली पूछ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने वो पूछ लिया कि शीप पॉपुलेशन की क्या है रैंक अकॉर्डिंग टू द 20th लाइव स्टॉक सेंसस, देन द आंसर वुड बी 6th रैंक। एंड इन केस
JKSSB asked about the rank according to the 19th census of livestock, then the answer would be 5th. फाइन, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैंने इसलिए ये दो स्पेशल वे लाइंस लेके आया था आपके साथ शेयर करने के लिए। बाकी अगर याक की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें हमारा रैंक है, JNK का रैंक है नंबर 1 इन इंडिया, नंबर 1, दैट इज 71% अप्रॉक्सीमेटली ऑफ याक पॉपुलेशन दैट बिलोंग्स टू इंडिया इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ओनली। अब ये थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि ये जो सेंसस डाटा लिखा है मैंने, दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टेट, पर अगर मैं बात करूं यूटी के हिसाब से तो थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि याक जो है जम्मू में तो बिल्कुल कम है, कश्मीर में थोड़ी सी है, ज़्यादा जो याक्स पाई जाती हैं वो हमारे लद्दाख एरिया में पाई जाती हैं। तो अगर तो वो स्टेट के हिसाब से पूछता है तो आंसर फर्स्ट आता है, वरना फर्स्ट आंसर नहीं आएगा। माइंड इट, एक बार देख लेना इसको, क्योंकि यूटी के हिसाब से अलग अलग है। फाइन। और वैसे अगर हॉर्सेस और पोनीज या म्यूल्स की बात की जाए, ठीक है, म्यूल्स पोनीज हॉर्स की तरह दिखते हैं, फाइन, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही मतलब ये बरादरी एक ही है पीछे से, बस थोड़े अलग अलग होते हैं। फाइन। तो ये जो रैंक है हमारा, ये क्या है, रैंक 2 है पॉपुलेशन का जम्मू कश्मीर का। ओके फाइन, इतना पता चल गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि बैक नहीं होगा ना, हमने पढ़ लिया कि मीट फाइबर मिल्क प्रोडक्ट्स जो है कहाँ से आते हैं, सारे के सारे एनिमल हस्बेंड्री से आते हैं, क्यों ये हमारी इकोनॉमी में बूम करवाते हैं, कैसे हमारी इकोनॉमी का पार्ट है वो भी सीख लिया। फिर शीप ब्रीड्स कुछ आपको मैंने इंपॉर्टेंट बताई, कौन कौन सी जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलरली जम्मू से कौन सी बिलोंग कर रही है, कश्मीर से कौन सी कर रही है और लद्दाख से कौन सी कर रही है, JNK का क्या रैंक है अकॉर्डिंग टू सेंसस इन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, एंड व्हाट इज द रैंक इन हॉर्सेस पोनीज म्यूल्स, फाइन, एंड याक पॉपुलेशन एज वेल। अब कुछ 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ये है कि JNK हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन थी, वो कब आई थी, 1981 में। वैसे जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी थी हमारी एग्रीकल्चर साइंसेज और टेक्नोलॉजी की, वो 1982 में आई थी। फाइन। नेक्स्ट टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री के बाद हमारा आता है इंडस्ट्री। हमने पढ़ लिया इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इंडस्ट्री। सो जम्मू कश्मीर में कई ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें हमारी पहली इंडस्ट्री है कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है अपने कल्चर एंड हेरिटेज में, नामदास के बारे में, गब्बा कारपेट के बारे में, और कई ज़्यादा शॉप्स बताए हैं। मैंने तो ये भी बताया है कि वो जो थ्रेडिंग करते हैं, सुई चलाते हैं, वो कैसे चलाते हैं और किस में कैसे चलाई जाती है। अगर चेन स्टिच रंग है तो उसका क्या मतलब है, हुक एम्ब्रॉयडरी तो उसका क्या मतलब है। फाइन, ये सब मैंने अपना कल्चर एंड हेरिटेज में ऑलरेडी कवर किया है, तो अब मैं उसमें वापस तो नहीं जाऊँगा, हम उसके आगे ही पढ़ने वाले हैं ऑफकोर्स। तो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री में नामदास, गब्बास वगैरह कारपेट आपने पढ़ रखे हैं, इसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ है, मेनली कश्मीर में बनते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री एक्सपोजिशन भी होती है, फाइन, इसका नाम है, और दूसरा नाम है कश्मीर कारपेट फैक्ट्री। ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं। सिल्क इंडस्ट्री, जैसे सिल्क में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितने टाइप की होती है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, मलबेरी, मुग्गा, टसर, एरी, फाइन। वो इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, वो या तो जम्मू में या रामबाग एरिया, बड़ा फेमस एरिया श्रीनगर में, वहाँ पे हैं। एंड इट वाज बिल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह इन 1897। ठीक है, रामबाग एरिया इसलिए भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद यही एरिया जहाँ पे यूनेस्को का ऑफिस है श्रीनगर में, बट आई एम नॉट श्योर, बट है मेरे ख्याल से। तो स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे पास मीरा साहिब है जम्मू में और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में। ठीक है, अब आने वाले टाइम पे शायद ये जम्मू की डिस्ट्रिक्ट ना बन जाए, एनी हाउ फिलहाल तो कश्मीर है। नेक्स्ट है रिज़ाइन। रिज़ाइन का मतलब है बच्चे वो जो पेड़ों से गम सी निकल रही होती है, ठीक है ना, कई बार हम देखा होगा कहीं गम से निकल रही होती है पेड़ों से, उसका मतलब है रिसाइन एंड टर्पेंटाइन। रिसाइन एक्चुअली कहाँ यूज़ होती है, एडहेसिव्स बनाने के काम आती है। कल को यही रिजाइन की जो फेविकोल में काम आती है, फेविकोल की प्रॉपर्टी क्या होती है, लकड़ को लकड़ से जोड़ देता है, फाइन, या कोई भी चिपकाने वाली, जहाँ पे चिपकाने वाला कैरेक्टरिस्टिक यूज़ होगा वहाँ पे ये रिज़ाइन वाली चीज़ बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोमिनेंटली कहाँ मिल रही है हमें, रिज़ाइन वाले पेड़ कहाँ मिलते हैं हमारे, दैट इज़ इन राजौरी। पहले तो राजौरी क्योंकि मैक्सिमम राजौरी से मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मीरा साहिब जम्मू में, एंड सुंदरबनी होएगा ये, ठीक है। सुंदरबनी इज़ ऑल्सो नियर टू राजौरी ओनली, ठीक है। निशहरा, सुंदरबनी, राजौरी ऐसा चलते हैं अगर एरिया वाइज देखो तो ये पूरे एरिया में क्या मिल रहे हैं, इन तीनों एरियाज़ में रिज़ाइन वाले पेड़ मिल रहे हैं, फाइन, जो इस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। सीमेंट तो आपको पता ही है क्या चीज़ है, ठीक है। कहाँ मिल रही है मेनली, ये मिल रही है वायून, वो श्रीनगर में, ओके, स्पेशली इन बारामूला एंड उड़ी में, ठीक है, जो रॉ मटेरियल्स है, और खेराऊ इन 1980 में, फाइन। आगे चलते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ की, जैसे आ गई हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडस्ट्री, दैट इज़ HUL, बड़ी ब्राह्मणा में, ये बड़ी ही फेमस है। टॉयलेट पेपर, सोप्स, क्रीम्स, टूथपेस्ट एंड
हार्डवेयर ज़्यादातर ये इंडस्ट्री क्या करिए, प्रोवाइड करिए हमारी जम्मू कश्मीर प्रोविंस में। अब सर्वेश्वर फूड्स के बारे में इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट कंपनी टू गेट लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई क्या है, वो जहाँ पे पैसे पूसे लगाते हैं लोग आजकल, तो ये बड़ा कॉमन हो गया है, हमारी मार्केट में बूम कर रहा है। ऐप्स भी आती हैं इसकी, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ये जो सर्वेश्वर फूड्स है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वाज द फर्स्ट J&K कंपनीज टू बी लिस्टेड ऑन नेशनल एक्सचेंज स्टॉक। ये आपको पूछ भी सकते हैं JK वाले की कौन सी ऐसी पहली कंपनी थी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, फाइन, अब वो इकोनॉमी का पार्ट है दूसरा वाला, हमें उससे भी लेना देना नहीं है। आप बस ये याद रखिए कि सर्वेश्वर फूड्स वाज द फर्स्ट कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन NSE, ओके। अब अगला आ जाता है सनराइज इंडस्ट्री ऑफ J&K। वो कौन सी इंडस्ट्री है? IT इंडस्ट्री है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि सर ये सनराइज है क्या? तो सनराइज कोई इंडस्ट्री नहीं है एक्चुअली। जो भी इंडस्ट्री बूम कर रही है, बूम मतलब प्रॉफिट बना रही है, ठीक है, जिस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया जा रहा है या जिससे GDP बन रहा है या जो ऊपर जा रही है इकोनॉमी को लेके, उसे बोलते हैं हम सनराइज इंडस्ट्री। सिंपल, फाइन, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। वैसे ही कोई अगर बूम नहीं कर रही है, नुकसान में जा रही है, मतलब लॉस में है, कोई एक्सप्लोर नहीं कर रही, उल्टा पीछे जा रही है समय से, GDP जिसमें नीचे हो रहा है, इकोनॉमी जिसमें नीचे गिर रही है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा? सन डाउन इंडस्ट्री। तो ये कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं होती, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। पर हाँ, अभी जो सनराइज इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर वो IT में, जम्मू कश्मीर में क्या आपको पता ही होगा, पूरे इंडिया में ही अभी सबसे ज़्यादा बूम जो इंडस्ट्री करी है वो हमारा IT सेक्टर ही है, ओके फाइन। खासकर जब से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है तो लोग तो बस घर बैठ के ही कंपनी का काम चला रहे हैं और पैसा आ रहा है ना। तो इसलिए ये इंडस्ट्री क्या, IT इंडस्ट्री बूम कर रही है। दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड ए सनराइज इंडस्ट्री, फाइन, चढ़ता हुआ सूरज। कुलगाम फेमस है लैक्विड वर्क्स के लिए और बिजबिहारा फेमस है वुड कार्विंग्स के लिए। ये थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, जरूरत तो नहीं है। देखो लैक्विड वुड वर्क्स क्या है, अगर आप जाके इसका फोटो सर्च करें गूगल में, तो क्या है, इसमें कोई अगर लकड़ी है, सपोज इस लकड़ी को मैंने यहाँ से छोटा कर दिया, यहाँ से बड़ा कर दिया, यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर दिया, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, मतलब मैंने कोई डिज़ाइन डाल दिया इस लकड़ी पे, फिर इसको ये वाला लाल पेंट कर दिया, ये वाला ब्लू पेंट कर दिया, ये वाला पिंक पेंट कर दिया। अल्टीमेटली ये जो काम हो रहा है इस लकड़ी में, इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए, या किसी हो सकता है किसी पंखे का हैंडल बना दूं मैं ऐसे, ठीक है, हो सकता है जो हैंडल लोग बूढ़े लेके चलते हैं, स्टिक, उस स्टिक को मैं ऐसा कोई डिज़ाइन दे दूं, तो वो कहलाएगा मेरा लैक्विड वुड वर्क, फाइन। और उसके लिए क्या फेमस है? कुलगाम फेमस है। और दूसरा है मेरा वुड कार्विंग। वुड कार्विंग का मतलब है, आपको पता नहीं, शायद पता हो ना पता हो, बड़ा फेमस है, जब भी एग्जीबिशन होता है ना तो बड़ा सा फेमस एक पेन स्टैंड आता है, यहाँ उसके सुराख होते हैं, यहाँ कोई डिज़ाइन होता है, ठीक है, उसमें हम पेन रख सकते हैं, अपने पेन या पेंसिल वॉट एवर, फाइन। तो वैसे ही अगर आपको और बताऊँ, अगर आप कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, जैसे कभी JK बैंक में जाओ, तो जो उनके मेन कॉरिडोर में जो लकड़ का काम किया होता है, तो वो कुछ ऐसे होता है, मतलब लकड़ तो होती है पर उसके अंदर सुराख होते हैं, डिज़ाइन सा होता है। या फिर आप देखो कि कोई मेरे पास कोई पीस ऑफ लकड़ है पर उसको ना छिल के कोई फूल बनाया हुआ है, लकड़ को छिल के फूल बनाया हुआ है, बड़ा ही प्यारा लगता है। मतलब ऐसे छिला होता है कि आप फील कर सकते हो कि छिला हुआ फूल है, छिल के बनाया है ना, लकड़ को छिल के बनाया। तो जब भी ऐसे काम किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम वुड कार्विंग, फाइन। और अगर आपको कोई पूछे कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा फेमस एरिया कौन सा है जहाँ ऐसे काम किए जाते हैं, देन आंसर बिकम्स बिजबिहार। जब मेरी MCQ सीरीज आएगी तो ये क्वेश्चन आएगा, तब मैं आपको सीधा बोलूँगा कि मैंने ये पढ़ाया है इकोनॉमी पार्ट 2 पे, फाइन, वहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ J&K फ्रॉम 2016 से 2026। अब जो क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ J&K में, इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो लेटेस्ट पॉलिसी है वो कब आई है, तो वो आई है 19/2/2021 में। कब आई है? 19/2/2021 में, फाइन। तो ये पॉलिसी कहती क्या? ये पॉलिसी कहती है कि हमने 2037 तक ब्लॉक लेवल पे इकोनॉमी को बूम करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमारी चीज़ों को कितना पैसा खर्च करना है, ये कितना पैसा अलॉट हुआ है, दैट इज 28400 करोड़, फाइन। ये इस पॉलिसी में है, दैट इज द लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फाइन। लेटेस्ट इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम है, ब्लॉक लेवल पे अप टू 2037। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले तो डेट बताओ
फिर अमाउंट बताओ, फिर इसका फ्यूचर एंडिंग टारगेट डेट बताओ। ये इकोनॉमी का पार्ट तो है, पर ये ज़्यादातर आपको करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, तो आपने यही कवर कर लिया, ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब वहाँ पे जाने की सेम क्वेश्चन के लिए। फाइन। J&K फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नाम क्या दे दिया हमने, स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। ये भी कुछ छोटी छोटी चेंजेस हैं जो आपको बन सकते हैं, क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इसके साथ हमारा इंडस्ट्री खत्म हुआ। हमने पहले इरीगेशन पढ़ लिया पूरा, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लिया, इंडस्ट्री पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा मिनरल्स। फाइन। तो मिनरल्स में पहला है कि थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि टॉपिक बड़ा लंबा ना चला जाए, बोर हो जाता है ऐसे। द फर्स्ट सर्वे ऑफ मिनरल्स जो वेल्थ थी जम्मू कश्मीर में, वो किसने की थी, दैट वाज डन बाय मिस्टर मिडल मिस। फाइन, इनका ये नाम था, और ये कब हुई थी, 1924 में, विद द कोलैबोरेशन ऑफ J&K। फाइन। अब आ जाते हैं आगे, एंथ्रासाइट, कोल, लिग्नाइट। अब ये बोलेंगे ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। देखो अगेन, अगर हमारे पास ज़्यादा कोल होएगा, ज़्यादा कोल है मतलब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिससे बिजली बनती है, अगर मैं उसका पोटेंशियल देखूँ एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो पोटेंशियल, थर्मल पोटेंशियल, न्यूक्लियर पोटेंशियल या फिर जियो थर्मल पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से हम बिजली बना सकते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिजली हमारी थर्मल पावर प्लांट से बनती है। किससे बनती है, थर्मल पावर प्लांट से, जो चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोल। कोल को गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, जो हीट या एनर्जी कोल प्रोड्यूस करता है उसको यूज़ करते हैं वो चक्का चलाने में, जो चक्का अल्टीमेटली क्या करता है, डायनोमो के साथ अटैच होकर मोटर के बिजली प्रोड्यूस करता है। जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाइड्रोलॉजिकल वाला, जहाँ हमने डैम्स पढ़ने में आपको अच्छे से वहाँ समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि कोल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल की मदद से ही हम अपने थर्मल पावर प्लांट्स को रन कर रहे हैं, और भी बड़े ज़्यादा फायदे हैं कोल के। तो इसका मतलब अगर हमारी स्टेट में कोल ज़्यादा पाया जाता है तो एक तो पहले तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हम सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए, पर अगर कोई स्टेट जो कम सफिशिएंट है उस चीज़ में, उसको उसकी ज़रूरत है, तो हम उनको सप्लाई भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली पैसा आया, वो पैसा हमारी डेवलपमेंट में यूज़ हुआ, अपने लिए तो पहले ही पूरा हो गया था, अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी ऊपर गई, इसीलिए इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमी। तो लेट्स स्टडी द मिनरल्स। मिनरल्स में पहले आ गया एंथ्रासाइट। अब कोल की कुछ वैरायटीज़ रहती हैं, कोल है, कोल में बिटुमिनस भी है, पीट भी है, लिग्नाइट भी है, एंथ्रासाइट भी है। फाइन। एंथ्रासाइट जो है सबसे ज़्यादा अच्छी वाली क्वालिटी है, ठीक है, अच्छी मतलब गुड, तो सबसे ज़्यादा गुड भी नहीं है, बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी कोल है हमारे पास। वो कहाँ पाया जाता है, जम्मू में पाया जाता है, रियासी में पाया जाता है। आपने अगर कोई एरिया का नाम सुना है, हम जब जाते हैं यहाँ से पुंछ जाएँ तो रास्ते में रजौरी से पहले एक एरिया आता है अंदर को, कालाकोट। कालाकोट में तो जितने भी पहाड़ है ना, सारे के सारे कोल के पहाड़ है, बड़ा कोल निकलता है वहाँ से। फाइन। तो इतना मतलब पोटेंशियल है उस एरिया का, हर एरिया का अपना पोटेंशियल होता है, और ऐसे एरियाज भी होते हैं जिनका पोटेंशियल अभी अनडिस्कवर्ड है ना, कल को वो डिस्कवर होता है, हो सकता है वहाँ से कोई एक्स्ट्रा मिनरल निकल आए जो हमारी स्टेट की इकोनॉमी में फिर से ऐड कर दे। अभी के लिए हमें पता है कि जो एंथ्रासाइट है दैट इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, वो कहाँ पाया जाता है, रियासी में पाया जाता है, ठीक है, रियासी की पूरी बेल्ट। नेक्स्ट आ जाओ आगे, कोल पुलवामा में, बारामूला में, हांडवारा में। नेक्स्ट आ गया लिग्नाइट, अगेन अ पार्ट ऑफ कोल, ठीक है, इसको मेरे ख्याल से लिग्नाइट को हाँ ब्राउन कोल भी कहा जाता है, क्वेश्चन बन सकता है तो बता रहा हूँ। लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में कहाँ पाया जाता है, ठीक है, लोलाब वैली में। फाइन। रेथान में, ये क्या है, थोंगवैन, ये पता नहीं क्या नाम है, थोड़ा गलत लिख दिया, चलो छोड़ो इसको। नेक्स्ट आ गया सफ़ायर। सफ़ायर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं जिसने सफ़ायर इसको सूट कर गया उसकी तो उसके बारे में न्यारे हो गए, वाह वाह हो गई। सफ़ायर का मतलब है जेमस्टोन है ये एक्चुअली। ये कौन सा जेमस्टोन है सफ़ायर, इसको बोलते हैं नीलम, नीलम का पत्थर या स्टोन जो हाथ में पहनते हैं। फाइन। ब्लू इन कलर होता है, ठीक है, और बड़ा ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, बड़ा ज़्यादा कॉस्टली, और बड़ी ही ज़्यादा डिमांड होती है इसकी, ना कि J&K में बल्कि पूरे इंडिया में, ठीक है। जो लोग वो एस्ट्रोफिजिक्स को मानते हैं, वो राशियों को मानते हैं या टेवे को मानते हैं, वो ज़्यादातर पंडित के पास जाते हैं, ठीक है, अपना टेवा वगैरह दिखाने। तो अगर पंडित उनको सजेस्ट करे नीलम पहनने के लिए, तो वो नीलम यही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा ही ज़्यादा कॉस्टली है, ब्लू कलर का है, इसकी डिमांड बड़ी हाई है, ठीक है, ज़्यादातर इंडिया में ये चीज़ फॉलो की जाती है। ये भी इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस। फाइन। जो लोग इस साइंस को मानते हैं वो इस पत्थर को भी पहनते हैं।
तो ये पत्थर सबसे प्योर फॉर्म में अपनी कहाँ पाया जाता है? J&K में पाया जाता है। और चूंकि बड़ा ही कॉस्टली है तो J&K की इकोनॉमी को क्या कर रहा है? बड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। फाइन, इनके जो एरियाज है, मतलब जो इनकी खाने खदाने हैं या जहाँ ये मिलते हैं, पाडर में मिलते हैं बेसिकली किश्तवाड़ वाले रीजन में, वहाँ पे आम लोगों का जाना ही मना है क्योंकि गवर्नमेंट ने वो ऑक्यूपाई किया बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट इकोनॉमी। फाइन, तो किसी का अपना नहीं है, ये सब गवर्नमेंट का ही है। इन पाडर एरिया अगर किसी ने समझना है तो मेरी चुप करके चनाब वाली रिवर वाली वीडियो देख ले। उस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ समझाई है, कहाँ से कहाँ रिवर गई। जैसे ही हिमाचल से जम्मू कश्मीर में रिवर आई हमारी चनाब, कैसे पाडर एरिया में उसने अपना सोर्स जनरेट किया, कौन से नाले से जनरेट किया, सारे आंसर्स वहाँ से मिल जाएंगे। तो पाडर एरिया में पढ़ाने नहीं वाला, मैंने ऑलरेडी बताया। सफ़ायर कहाँ पाया जाता है? पाडर एरिया में, सुमजम एरिया में, किश्तवाड़ में। ठीक है, किश्तवाड़ में। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं रूबी। जैसे जेमस्टोन सफ़ायर है वैसे ही जेमस्टोन रूबी है। फ़र्क क्या है? अगर ये ब्लू है तो ये रेड इन कलर होता है, इट इज़ रेड इन कलर। फाइन, ये भी सेम जगह से पाया जाता है। उसके बाद आ जाओ बोरैक्स। बोरैक्स पाया जाता है पुग्गा वैली में, लद्दाख में। ओके, बड़ा रेयर है वैसे आपको ये पूछे, क्योंकि हमने अब J&K का ही पढ़ना है और सिलेबस J&K में ही थोड़ा सिमट चुका है, तो शायद ये ना ही पूछे आपसे। आगे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सबको पता ही है। फाइन, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली। ठीक है, अनंतनाग में पाया जाता है, पुलवामा में पाया जाता है, बारामूला एंड रियासी में भी पाया जाता है। कालाकोट जिसकी मैं बात कर रहा था वहाँ भी, और जंगल गली में भी। ठीक है, जंगल गली उसी के आसपास पड़ता है। कॉपर की ओर्स हैं कुछ हमारे पास। कॉपर की सबसे ज़्यादा ओर्स इंडिया में वैसे राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में कहाँ पाई जाती है? कंगन में, हांडवारा में और लोलाब वैली में। वैसे यूरेनियम है, यूरेनियम आपको पता ही है, एक न्यूक्लियर फ्यूल है जो जिसमें चेन फिजन रिएक्शन होती है। जिसने मेरे भाई ने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है उसे पता होगा। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है यूरेनियम की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस यूरेनियम, मतलब या फिर मैं ऐसे बताऊं कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम कैन लेड टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एंड देन दैट एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड in a nuclear power plant to generate electricity. Fine. आप देखो कि सपोज मेरे पास एक रूम है या बहुत ही बड़ा एक हॉल है, कोई शादी का मैरिज हॉल है। अगर उस शादी के मैरिज हॉल को मैं पूरा ही भर दूं ना कोयले से, तो हो सकता है वो मेरे को कुछ 300 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। पर अगर आप चौंक जाएंगे कि इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मुझे सिर्फ 1 किलो यूरेनियम चाहिए, सिर्फ 1 किलो यूरेनियम चाहिए, और मैं इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लूँगा, मुझे इतने बड़े कोल की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने देखा कैसे मैंने अपने थोड़े से यूरेनियम से इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। मतलब ये जो यूरेनियम है, न्यूक्लियर एलिमेंट है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, फ़ायदेमंद है। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे यहाँ पे लद्दाख में पाया जाता है। इंडिया में हमेशा यूरेनियम की थोड़ी सी कमी रही है। हम पिछले टाइम में कनाडा से काफ़ी यूरेनियम इंपोर्ट करते रहे हैं। तो मतलब उस केस में क्या हुआ, कनाडा की इकोनॉमी बूम करी क्योंकि उनकी अपनी सफिशिएंसी तो पूरी हुई, पर उसने इंडिया को भी सप्लाई किया। फाइन, और हमें खरीदना पड़ा तो हमारा पैसा खर्च हुआ। लेकिन लद्दाख में अब यूरेनियम ओर्स पाई जा रही हैं जहाँ से हमें आने वाले टाइम पे बड़ा ज़्यादा फायदा या इकोनॉमी में बूम मिलने वाला है। नेक्स्ट इज आयरन और आयरन, पता आयरन कहाँ से निकल रहा है? दैट इज कांडली या कांडी इन रजौरी। ठीक है, अब आपको बता दूं फटाफट, टाइम बड़ा हो गया वैसे, मैं भी थक गया हूँ। कहाँ गया? कांडी एरिया क्या होते हैं? अब ऐसा मान लो कि रावी से लेके तवी तक, कौन सी तवी? मानावर तवी। तवी कितने टाइप की है? 2 टाइप की है, ऑलरेडी मैंने रिवर्स में एक्सप्लेन किया है। तो रावी रिवर से तवी रिवर के बीच में जो भी माउंटेन रीजन पाया जाता है, या माउंटेन के बाद माउंटेन्स के नीचे जो प्लेन रीजन माना जाता है, ये थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है, मतलब लेस उपजाऊ, लेस फर्टाइल। इस पूरे एरिया को जो रावी से तवी तक माउंटेन के नीचे प्लेन एरिया जो भी लेस फर्टाइल है प्रोमिनेंटली, इस एरिया को मैं बोलता हूँ कांडली एरिया या फिर कांडी रीजन। ये जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी का पार्ट है। फाइन, तो जो ये कांडी रीजन है ये ऊपर वाली बेल्ट में पाया जाता है रजौरी के पास। रजौरी कहाँ है? इट इज़ ए डिस्ट्रिक्ट। तो
गाइस ये थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं वापस। फाइन। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि कैसे ये जो गोल्ड बीन्स हैं मेरे द्रास कारगिल वाले एरिया में मुझे मिलती हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं सल्फर की। सल्फर पाया जाता है उग्र वैली लद्दाख में। एंड बात करते हैं लास्ट में नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम की, जो पाया जाता है मेरे रामबाग एरिया में श्रीनगर। ओके फाइन। इसके अलावा जो लेड है वो भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है मेरे पास, वो पाया जाता है भूमिया बारा, जहां मैंने आपको बताया कि इरिगेशन में हमारे पास क्या क्या इरिगेशन में है। ठीक है, 4 तरह के कैनल्स हैं। कैनल इरिगेशन, सॉरी 4 तरह की इरिगेशन है। कैनल इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन, लीवर एंड टैंक, जो मैंने आपको डायग्राम के साथ समझाई। फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट कैनल्स इन द वैली ऑफ कश्मीर, एक एक करके हमने समझे। उसके बाद मैंने आपके सामने ये चार्ट लाया जहां से आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, सो दैट पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो आप सॉल्व कर लें। फाइन। उसके बाद हमने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, और ये पढ़ा कि कैसे ये एनिमल हस्बेंड्री आपकी इकोनॉमी को बूम कराने में हेल्प कर सकती है। देन आई टोल्ड यू कि याक पॉपुलेशन हो, चाहे म्यूल्स हो, हॉर्सेस हो, इन सब में इंडिया में जेएंडके का रैंक क्या है। ओके। उसके बाद हमने देखा कारपेट इंडस्ट्री के अंदर सिल्क इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, डिजाइन, सीमेंट। फाइन। और कई ज़्यादा इंडस्ट्रीज जैसे सनराइज इंडस्ट्री। फाइन। उसके बाद हमने अल्टीमेटली मिनरल्स पढ़ा, और आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हुआ। आप ये अच्छे से पढ़िए इकोनॉमी पार्ट 2, जो भी इसका बचेगा मैं इकोनॉमी पार्ट 3 में आपके साथ लेके आऊँगा, शेयर करूँगा। आप अच्छे से इसको एक बार स्टडी कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, सो दैट जब हम आगे आने वाले टॉपिक्स पढ़ें तो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई रिलेटेड उसमें कोई इससे कोई रिलेटेड आगे आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। सॉरी फॉर दैट टेक्निकल फॉल्ट, एंड आई विल टेक यूर नेक्स्ट सेशन ऑफ इकोनॉमी पार्ट 3। सी यू सून। थैंक यू गाइज।